एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा था जो अपनी समझदारी और ताकत के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी 3 रानियां थीं जो अपने स्वभाव के कारण पूरे महल में चर्चा का विषय थीं। पहली रानी रूपवती थी और उसकी सुंदरता पर राजा मोहित था। लेकिन उसकी आदतें ऐसी थीं कि वह हमेशा धन और आभूषणों के पीछे भागती रहती थी। राज्य के खजाने को अपनी इच्छाओं के लिए खर्च कर देती और राजा को कभी कभी शर्मिंदा भी कर देती। दूसरी रानी बहुत चतुर और बातूनी थी, लेकिन वह अपनी चालाकी का इस्तेमाल हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में करती। दरबार में राजकीय मुद्दों पर बहस करते समय वह राजा की बात काटती और अपनी बात मनवाने के लिए छल का सहारा लेती। तीसरी रानी सबसे अधिक रहस्यमयी थी। वह हमेशा चुप रहती और अपने बारे में कम ही बताती। लेकिन धीरे धीरे यह पता चला कि वह पर्दे के पीछे महल के कर्मचारियों और दरबारियों को अपने पक्ष में करने की साजिशें रचती थी। राजा ने देखा कि उसकी रानियां न केवल राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग कर रही हैं, बल्कि राज्य की शांति और सुरक्षा को भी खतरे में डाल रही हैं। उसने सोचा कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसका राज्य बर्बाद हो जाएगा। राजा ने एक योजना बनाई। उसने तीनों रानियों को बुलाकर कहा, मैंने तुम्हें यहां तक की हर चीज दी है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम साबित करो कि तुम इस राज्य के लायक हो। राजा ने अपनी तीनों रानियों को सुधारने के लिए एक योजना बनाई। उसने उन्हें एक परीक्षा में डालने का फैसला किया। राजा ने तीनों रानियों को अलग अलग काम सौंपे। पहली रानी को राज्य के खजाने की देखभाल और गरीबों की सहायता करने की जिम्मेदारी दी। दूसरी रानी को राज्य के कानून और न्याय व्यवस्था संभालने का काम सौंपा। तीसरी रानी को किसानों और व्यापारियों के साथ मिलकर राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम दिया। राजा ने उन्हें 1 महीने का समय दिया और कहा, अगर तुमने ये काम अच्छे से पूरे किए तो मैं तुम्हें राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दूंगा, लेकिन अगर तुम असफल हुई तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। पहली रानी ने खजाने का उपयोग करना तो शुरू किया, लेकिन गरीबों की मदद करने के बजाय उसने और अधिक आभूषण और कपड़े खरीद लिए। वह सोचती थी कि राजा को यह पता नहीं चलेगा। उसने गरीबों को नकली वादों से बहलाने की कोशिश की। दूसरी रानी ने न्याय व्यवस्था को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने उन दरबारियों का पक्ष लिया जो उसे महंगे तोहफे देते थे और निर्दोषों को सजा दिलवा दी। तीसरी रानी ने किसानों और व्यापारियों के बीच डर फैलाना शुरू कर दिया। वह उनसे ज्यादा कर वसूलने लगी और उस पैसे से अपने समर्थकों को खरीदने की कोशिश करने लगी। 1 महीने बाद राजा ने सब कुछ जांचा और पाया कि तीनों रानियां अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आईं। राजा ने गुस्से में कहा, तुमने न केवल मेरी उम्मीदों को तोड़ा है, बल्कि राज्य को भी धोखा दिया है। अब तुम्हें इसका दंड मिलेगा। लेकिन तीनों रानियां अपनी चालाकी में महारत रखती थीं। उन्होंने राजा को ही फंसाने की योजना बना ली। वे एकजुट होकर जनता के सामने यह दिखाने लगीं कि राजा खुद उनकी योजनाओं में बाधा डाल रहा है। राजा ने अंततः यह सोचकर तीनों रानियों को माफ कर दिया कि शायद समय के साथ वे अपने व्यवहार में सुधार लाएंगी। उसने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, यह आखिरी मौका है। अगर तुमने फिर से राज्य के खिलाफ कुछ किया तो परिणाम गंभीर होंगे। तीनों रानियां राजा के सामने सुधरने का नाटक करने लगीं। वे महल में शांत रहीं, जनता के बीच दयालुता का प्रदर्शन किया और राज्य के हित की बातें करने लगीं। राजा ने सोचा कि उनकी चेतावनी काम कर गई है। हालांकि अंदर ही अंदर तीनों रानियां राजा से बदला लेने और राज्य की सत्ता पर कब्जा करने की साजिश रचने लगीं। उन्होंने अपने अपने समर्थकों को गुप्त संदेश भेजना शुरू किया और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रभाव को बढ़ाने का काम किया। पहली रानी ने व्यापारियों के बीच जाकर कहा कि राजा उनके व्यापार पर अतिरिक्त कर लगाना चाहता है। उसने उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए झूठे वादे किए। दूसरी रानी ने दरबार के मंत्रियों और सेनापतियों को यह कहकर फुसलाया कि राजा उन्हें उनकी सेवाओं का उचित सम्मान नहीं दे रहा है। उसने उन्हें अपने साथ मिलाने की कोशिश की। तीसरी रानी ने राज्य के किसानों और गरीब वर्ग को यह यकीन दिलाया कि वह ही उनकी असली शुभचिंतक है और राजा उनके दुख दर्द से बेखबर है।
उसने अपने समर्थकों को किसान विद्रोह भड़काने का आदेश दिया। तीनों रानियों की इन गुप्त योजनाओं का असर धीरे धीरे राज्य में दिखने लगा। व्यापारियों ने कर देने से इनकार कर दिया, सेनापतियों ने राजा के आदेशों का पालन करना बंद कर दिया और किसानों के बीच असंतोष फैलने लगा। राजा ने महसूस किया कि राज्य में कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने अपनी गुप्तचरों को लगाया और धीरे धीरे उसे पता चला कि इन सभी समस्याओं के पीछे उसकी तीनों रानियों का हाथ है। राजा इस बार गुस्से में नहीं आया। उसने चुपचाप उनकी चालों को समझने और सही समय पर जवाब देने की योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं अभी कुछ करूंगा तो रानियां सावधान हो जाएंगी, लेकिन मुझे उनका विश्वास तोड़ने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। तीनों रानियों ने मिलकर अपने अपने समर्थकों को संगठित किया और दरबार के सबसे शक्तिशाली मंत्रियों को अपने पक्ष में कर लिया। पहली रानी ने व्यापारियों और महल के खजाने की चाबियों पर कब्जा कर लिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि राजा को वित्तीय रूप से कमजोर कर दिया जाए। दूसरी रानी ने सेनापतियों और राज सेना के बड़े हिस्से को अपनी तरफ कर लिया। अब राजा के पास सेना का कोई नियंत्रण नहीं रहा। तीसरी रानी ने किसानों और जनता को भड़काकर महल के बाहर विरोध प्रदर्शन करवाए। इसने राजा को और अधिक अलग थलग कर दिया। एक अंधेरी रात में तीनों रानियों ने महल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। मंत्री, जो पहले ही रानियों के पक्ष में हो चुके थे, ने राजा के खिलाफ फरमान जारी कर दिया। राजा को महल के अंदर नजरबंद कर दिया गया। तीनों रानियों ने राज्य की गद्दी साझा कर ली। उन्होंने महल के प्रशासन को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहली रानी ने खजाने और व्यापार पर अधिकार कर लिया। दूसरी रानी ने सेना और न्याय व्यवस्था को संभाल लिया। तीसरी रानी ने जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत कर ली और खुद को जनता की रानी घोषित कर दिया। राजा ने चुपचाप अपने गिने चुने वफादारों को इकट्ठा किया और गुप्त रूप से राज्य को वापस पाने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी शक्ति वापस पानी है तो मुझे इंद्र राजा अब अकेला था। उसका अपना दरबार और सेना भी उसके खिलाफ थी। महल के बाहर विरोध प्रदर्शन और अंदर रानियों का शासन, उसने खुद को चारों ओर से घिरा हुआ पाया। लेकिन राजा ने हार मानने से इनकार कर दिया। तीनों रानियों को अलग करना होगा। राजा ने अपने गुप्तचरों को रानियों के बीच फूट डालने का काम सौंपा। उसने यह अफवाह फैलाई कि दूसरी रानी सेना के जरिए अकेले गद्दी पर कब्जा करना चाहती है। यह बात पहली और तीसरी रानी तक पहुंचाई गई। धीरे धीरे रानियों के बीच संदेह बढ़ने लगा। पहली रानी को लगा कि दूसरी रानी खजाने पर कब्जा करना चाहती है, जबकि तीसरी रानी को डर था कि जनता की सेना का इस्तेमाल करके बाकी दोनों रानियां उसे सत्ता से हटा सकती हैं। राजा की फैलाई हुई अफवाहें धीरे धीरे काम करने लगीं। तीनों रानियों के बीच भरोसे की दीवार टूटने लगी। पहली रानी को लगने लगा कि दूसरी रानी सेना के जरिए महल के खजाने पर कब्जा कर लेगी। उसने खजाने की सुरक्षा बढ़ा दी और सेनापतियों को रिश्वत देने की कोशिश शुरू कर दी। दूसरी रानी को यह शक हुआ कि पहली रानी व्यापारियों और मंत्रियों के साथ मिलकर उसे कमजोर करने की योजना बना रही है। उसने अपने सैनिकों को महल के दरवाजों पर तैनात कर दिया। तीसरी रानी, जो जनता के समर्थन से सबसे ज्यादा आत्मविश्वास में थी, ने महसूस किया कि पहली और दूसरी रानी मिलकर उसे सत्ता से बाहर करने की योजना बना रही है। उसने किसानों और जनता को हथियार बंद करने का आदेश दिया। राजा इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप देख रहा था। उसने सोचा, अगर मैं सही समय पर वार करूं तो इन तीनों को हराया जा सकता है, लेकिन मुझे उनका आपसी संघर्ष और बढ़ाना होगा। राजा ने गुप्तचरों के जरिए रानियों को झूठे संदेश भिजवाए। पहली रानी को संदेश मिला कि दूसरी और तीसरी रानी मिलकर खजाना लूटने की योजना बना रही हैं। दूसरी रानी को बताया गया कि पहली और तीसरी रानी सेना को उसके खिलाफ भड़काने वाली हैं। तीसरी रानी को यह सूचना मिली कि पहली और दूसरी रानी जनता को उसके खिलाफ करने के लिए साजिश कर रही हैं। महल के अंदर तनाव इतना बढ़ गया कि तीनों रानियां अलग अलग कक्षों में बंद रहने लगीं। उन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और अपने अपने समर्थकों को ताकतवर बनाने में जुट गईं। पहली रानी ने व्यापारियों को हथियारों की तस्करी शुरू कराई। दूसरी रानी ने सेना के एक हिस्से को राजमहल के चारों ओर तैनात कर दिया।
तीसरी रानी ने जनता को क्रांति के लिए भड़काना शुरू कर दिया। तीसरी रानी की योजना का असर हुआ और जनता ने महल के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजा ने इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। उसने जनता के नेताओं से गुप्त रूप से मुलाकात की और उन्हें तीसरी रानी की सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन तीसरी रानी को यह बात पता चल गई। उसने जनता के बीच यह अफवाह फैलाई कि राजा खुद जनता को धोखा देकर सत्ता वापस पाना चाहता है। महल के अंदर तीनों रानियां अब पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो चुकी थीं। पहली रानी ने खजाने की रक्षा के लिए अपने समर्थकों को तैनात कर दिया। दूसरी रानी ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। तीसरी रानी ने जनता को महल पर हमला करने के लिए उकसाना शुरू कर दिया। राजा ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपने अंतिम दांव को खेलूं, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि रानियों की शक्तियां आपस में टकराई, ताकि मैं बिना युद्ध किए राज्य पर फिर से अधिकार कर सकूं। महल में चल रहे इस आपसी संघर्ष के बीच एक शातिर और महत्वाकांक्षी मंत्री महादेव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महादेव का दिमाग तेज और उसकी नीयत बहुत खतरनाक थी। वह वर्षों से राजा और रानियों के बीच चल रहे तनाव का फायदा उठाने के सही मौके की तलाश में था। महादेव ने महसूस किया कि अगर तीनों रानियां आपस में लड़ती रहीं तो राज्य बर्बाद हो जाएगा और वह अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाएगा। उसने तय किया कि वह तीनों रानियों को एक साथ लाकर राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करेगा। महादेव ने सबसे पहले तीसरी रानी के पास जाकर कहा, महारानी, जनता को भड़काना सही कदम है, लेकिन अगर आप जनता के साथ महल में घुस भी गईं तो सेना और खजाने के बिना आप राज्य पर कब तक राज्य करेंगी? अगर पहली और दूसरी रानी मिलकर आपको हटा दें तो क्या होगा? तीसरी रानी चिंतित हो गई। उसने महादेव से पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? महादेव ने जवाब दिया, आपको पहले दोनों रानियों के साथ समझौता करना होगा। उनके समर्थन के बिना आपका शासन लंबा नहीं टिकेगा। महादेव ने दूसरी रानी से मुलाकात की और कहा, महारानी, सेना आपकी ताकत है, लेकिन जनता अगर विद्रोह पर उतर आई तो आपकी सेना कितने दिन तक टिकेगी? और अगर खजाने की चाबी पहली रानी के पास ही रही तो आपकी सेना का खर्चा कौन उठाएगा? दूसरी रानी ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम्हारा इशारा क्या है? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी रानी को साथ मिलाइए। जनता और सेना मिलकर आप तीनों को अजेय बना सकते हैं। महादेव फिर पहली रानी के पास गया। उसने कहा, महारानी, खजाना आपके पास है, लेकिन अगर सेना और जनता दोनों आपके खिलाफ हो गईं तो यह खजाना किस काम का? दूसरी और तीसरी रानी के साथ मिलकर आप पूरे राज्य को संभाल सकती हैं। महादेव की चतुराई और मीठी बातों ने तीनों रानियों को एक साथ आने के लिए मना लिया। उसने उन्हें महल के गुप्त कक्ष में बुलाया और कहा, आप तीनों की ताकतें अलग अलग हैं, लेकिन अगर आप एकजुट हो जाएं तो राजा या किसी और की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी सत्ता को चुनौती दे सके। अब यह राज्य आपका हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका। तीनों रानियों ने एक दूसरे को संदेह भरी निगाहों से देखा, लेकिन अंततः महादेव की बात मान ली। उन्होंने फैसला किया कि वे राजा को पूरी तरह से कमजोर कर देंगी और फिर राज्य पर अपनी संयुक्त सत्ता स्थापित करेंगी। महादेव ने इस नई योजना का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। उसने कहा, मैं आपकी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आप तीनों को मुझ पर पूरा विश्वास करना होगा। राजा ने महसूस किया कि महल में अचानक शांति छा गई है, लेकिन वह समझ गया कि यह शांति किसी बड़ी आंधी का संकेत है। उसने अपने वफादार गुप्तचरों से पता लगाने की कोशिश की कि तीनों रानियों के बीच यह अचानक समझौता कैसे हुआ। महल के वातावरण में अजीब सी शांति थी। राजा सोच रहा था कि तीनों रानियां अब सुधर गई हैं और राज्य का माहौल बेहतर हो रहा है, लेकिन जल्द ही महल में एक ऐसी खबर गूंजी जिसने राजा को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। एक दिन दरबार में तीनों रानियां एक साथ आईं। उन्होंने घोषणा की, हम तीनों जल्द ही मां बनने वाली हैं। यह राज्य के लिए एक शुभ समाचार है। राजा, जो दरबार में बैठा था, यह सुनकर सन्न रह गया। उसने हैरान होकर पूछा, यह कैसे संभव है? तुम तीनों रानियां मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगीं, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो राजा को असहज कर गया।
राजा को इस खबर से खुशी की बजाय गहरा संदेह हुआ। उसने सोचा, यह सब कुछ इतना अचानक कैसे हो सकता है? क्या यह मेरे खिलाफ कोई नई साजिश है? राजा को यह नहीं पता था कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे महादेव का हाथ है। महादेव ने न केवल रानियों को अपने प्रभाव में ले लिया था, बल्कि उसने यह सुनिश्चित किया कि वे तीनों उसके साथ मिलकर राजा को कमजोर करें। महादेव ने रानियों से कहा था, अगर तुम तीनों मां बनने का दावा करोगी तो राजा और भी असहाय हो जाएगा। राज्य में यह खबर फैलाकर तुम अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती हो। महल में यह खबर आग की तरह फैल गई। मंत्री और दरबारी भी हैरान थे, लेकिन किसी ने राजा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जनता के बीच भी यह चर्चा होने लगी कि तीनों रानियां एक साथ गर्भवती कैसे हुईं। राजा ने रानियों को अलग से बुलाकर पूछा, यह सच है कि तुम तीनों गर्भवती हो? और अगर हां, तो यह किसका काम है? रानियों ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, हम आपके प्रति समर्पित हैं। यह राज्य के भविष्य के लिए एक आशीर्वाद है। आप सवाल क्यों कर रहे हैं? राजा ने ठंडी सांस लेकर सोचा, अगर यह सच है तो मुझे सावधान रहना होगा, लेकिन अगर यह कोई चाल है तो मुझे इसे उजागर करना होगा। उसने अपने गुप्तचरों को इस मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया। राजा के गुप्तचर दिन रात इस बात की पड़ताल में जुट गए कि तीनों रानियों के गर्भवती होने का सच क्या है। अंततः कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसने राजा की दुनिया हिलाकर रख दी। राजा के सबसे वफादार गुप्तचर ने आधी रात को महल के गुप्त कक्ष में आकर राजा से कहा, महाराज, हमने सारी सच्चाई का पता लगा लिया है। यह खबर सुनने के लिए आपका दिल मजबूत होना चाहिए। राजा ने गुस्से और बेचैनी से कहा, जल्दी बताओ, सच्चाई क्या है? गुप्तचर ने कहा, महाराज, तीनों रानियां सच में गर्भवती हैं, लेकिन उनके गर्भ में पल रहे शिशु आपके नहीं हैं। यह सब मंत्री महादेव की चाल है। वह ही इन सब का जिम्मेदार है। यह सुनते ही राजा क्रोध से कांप उठा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसने गुस्से में कहा, महादेव, वह मेरे विश्वास का गला घोंट रहा था और मैं उसे कुछ नहीं समझ सका। वह तीनों रानियों को अपने जाल में फंसाकर मेरा अपमान कर रहा है। राजा ने तुरंत महादेव को दरबार में बुलाने का आदेश दिया, लेकिन जब सैनिक महादेव के कक्ष में पहुंचे तो वह वहां से गायब था। उसने पहले ही राजा की प्रतिक्रिया भांप ली थी और महल छोड़कर भाग चुका था। राजा ने तीनों रानियों को भी बुलाया और उन्हें गुस्से में कहा, तुम तीनों ने महादेव के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें अपने पति और राजा के सम्मान का ख्याल नहीं आया? रानियों ने नजरें झुका ली। उनमें से पहली रानी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, महादेव ने हमें अपने जाल में फंसाया। उसने हमारे मन में यह भरोसा दिलाया कि आप हमें प्यार नहीं करते और वह ही हमें सच्चा सम्मान और सुरक्षा दे सकता है। हमने उससे प्रभावित होकर यह गलती की। दूसरी रानी ने जोड़ा, यह हमारी भूल थी, लेकिन अब हम आपके सामने सच स्वीकार कर रही हैं। राजा को गहरा धक्का लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। उसने सोचा, यह केवल रानियों की नहीं, बल्कि मेरी भी विफलता है कि मैं अपने परिवार और राज्य को ठीक से नहीं संभाल पाया। लेकिन अब इस अपमान का बदला लेना मेरी प्राथमिकता है। तीनों रानियां महल में नजरबंद रहेंगी और राज्य के मामलों से दूर रहेंगी। महादेव को हर हाल में पकड़ने के लिए राज्य भर में तलाश शुरू की जाएगी। राजा ने अपने सबसे कुशल गुप्तचरों और सेना के अधिकारियों को महादेव को पकड़ने का आदेश दिया। पूरे राज्य में उसकी तलाश शुरू हुई। महादेव, जो अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए प्रसिद्ध था, बार बार जगह बदल रहा था, लेकिन उसकी कोई भी चाल राजा के गुप्तचरों से बच नहीं पाई। महादेव को राज्य की सीमा के पास एक जंगल में छुपा हुआ पाया गया। राजा के गुप्तचरों ने वहां पहुंचकर उसे घेर लिया। महादेव, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। महादेव ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसे जंजीरों में बांधकर महल लाया गया। महादेव को राजा के सामने पेश किया गया। राजा का चेहरा क्रोध और निराशा से भरा हुआ था। उसने महादेव से कहा, महादेव, तुमने न केवल मेरे विश्वास का गला घोंटा, बल्कि इस राज्य की मर्यादा और मेरी रानियों की गरिमा को भी भंग किया। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। महादेव ने झुके सिर से कहा, महाराज, जो हुआ वह मेरी भूल थी।
लेकिन यह सब मैंने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण किया। मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने क्रोधित स्वर में कहा, महादेव, तुम्हारी साजिश ने इस राज्य को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भुगतना होगा। मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूं। तुम्हें अंधकारमय कोठरी में बंद किया जाएगा, जहां तुम अपनी गलती पर सोचते रहोगे। महादेव को लोहे की जंजीरों में बांधकर काल कोठरी में डाल दिया गया। वह अब पूरी तरह से असहाय था। राजा ने सुनिश्चित किया कि महादेव को किसी प्रकार की रियायत न दी जाए। महादेव की गिरफ्तारी और सजा के बाद राज्य में शांति लौटने लगी, लेकिन राजा के मन में अब भी दर्द और गुस्सा था। उसने सोचा, महादेव को सजा मिल गई, लेकिन रानियों के साथ क्या करना है, इसका फैसला मुझे जल्द ही लेना होगा। महादेव को सजा देने के बाद राजा ने गहरी सोच में डूबकर तीनों रानियों के भविष्य पर विचार किया। उनकी गलतियों ने न केवल राजा के दिल को तोड़ा था, बल्कि राज्य की मर्यादा पर भी सवाल खड़े किए थे। हालांकि राजा ने यह भी समझा कि उन्हें धोखा देने में महादेव की साजिश ने बड़ी भूमिका निभाई थी। राजा ने तीनों रानियों को दरबार में बुलाया। उनकी आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम तीनों ने मेरे विश्वास को तोड़ा है। एक राजा और पति के रूप में मैं तुम्हें अपने जीवन में अब और स्थान नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। तीनों रानियों को महल से बाहर राज्य के सबसे सुंदर और शांत क्षेत्र में एक विशाल और भव्य निवास स्थान दिया जाएगा। उनके रहने के लिए सभी सुख सुविधाओं का प्रबंध होगा। सेवक, भोजन, वस्त्र और मनोरंजन के साधन। उनकी सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय सैनिकों और सेवकों को नियुक्त किया जाएगा। उन्हें स्वतंत्रता दी जाएगी कि वे अपने नए जीवन की दिशा तय करें, लेकिन वे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। राजा ने तीनों रानियों की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा स्थान अब महल में नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि तुम्हारा जीवन आरामदायक और सम्मानजनक रहे। यह मेरा अंतिम निर्णय है। तीनों रानियां राजा के इस निर्णय से स्तब्ध थीं। वे जानती थीं कि राजा उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन यह भी महसूस हुआ कि उसने उनके सम्मान को बनाए रखने के लिए बड़ा दिल दिखाया है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम आपकी उदारता और न्याय के लिए कृतज्ञ हैं। हम इस अवसर का उपयोग अपने जीवन को सुधारने और नए सिरे से जीने के लिए करेंगे। राजा के आदेश पर तीनों रानियों के लिए राज्य के शांत और हरे भरे क्षेत्र में एक विशाल महल बनाया गया। वहां उन्हें हर सुविधा दी गई, लेकिन महल से और राज्य के मामलों से उनका संबंध समाप्त हो गया। राजा ने अपनी नई जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित किया और राज्य की प्रगति के लिए काम करना शुरू कर दिया। राज्य में धीरे धीरे शांति और समृद्धि लौट आई।